मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हमारा कक्षा 9th का हमारी अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय अच्छे से समाप्त हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसके सभी वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कहीं पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का ही हमारी अर्थव्यवस्था, इसका हम अध्याय 2 पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। तो अध्याय 2 हमारा क्या है? वो है हमारा मानव एक संसाधन। क्या है? मानव एक संसाधन। ठीक है, तो मानव जब बोलते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मानव से तात्पर्य सिर्फ मेल का यहाँ पर नहीं है, सिर्फ पुरुष का नहीं है। जब हम मानव बोलते हैं तो यहाँ पर इनके अंदर ही मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की दोनों आ जाता है। तो मानव एक संसाधन है। तो सबसे पहले संसाधन क्या है? तो जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जो भी चीज आपकी या मेरी आवश्यकताओं की, हमारी जरूरतों की अगर वो पूर्ति कर रहा है तो वो संसाधन है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पता नहीं एक कैमरे का मैं लेंस सही नहीं कर पा रहा हूँ। शायद अभी जब मैं कैमरे के सामने हूँ तो शायद हो सकता है कि पीछे बोर्ड पे जो लिखा गया है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। लेकिन शायद मैं जब कैमरे की तरफ से नजर हटाता हूँ तो ये शायद आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा। ये एक बार देख लीजिएगा। तो आप इसको कॉपी में, अभी मैं हट जाता हूँ, इसको रोक के, वीडियो रोक कर आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे 2 चीजें हैं। इस अध्याय का जो नाम है वो है एक मानव और दूसरा हमारा क्या है? संसाधन। तो मानव के बारे में मैंने क्या बताया कि मानव जब हम बोलते हैं तो इसमें मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की सब आ जाता है। ठीक है, और संसाधन क्या है? तो जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो इस अध्याय में मूल रूप से हम संसाधन 2 तरह के पढ़ेंगे, एक हमारा भौतिक संसाधन, दूसरा हमारा मानवीय संसाधन। लेकिन जब आप कक्षा 10 में जाएंगे तो वहां पर फिर संसाधन का वर्गीकरण वो 3 वर्गों में किया जाएगा। फिर उसके अलग तरह से हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे, उनका अलग से वर्गीकरण किया गया है। तो कक्षा 10 में जाएंगे तो वहां पर आप संसाधन को मूल रूप से इनके 3 आधार हैं वहां पर। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन और तीसरा होगा आपका मानव निर्मित संसाधन। तो मूल रूप से हम इस अध्याय में कक्षा 9th में हम मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन के इर्द गिर्द ही इस पूरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों चीजें मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो मानव, हम लोग भी क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि हम लोग भी किसी ना किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? हम लोग किसी भी इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? इनसे पहले कुछ चीजों को और समझिए। तो संसाधन, अगर किसी भी देश में आज के समय में अगर प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में अगर उपलब्ध है तो वह देश आज के समय में एक रिच कंट्री के रूप में है। जैसे आप दुबई सबको देखिएगा तो दुबई में मूल रूप से प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, वहां पर ऑयल का रिजर्व बहुत अधिक है। खास करके जो आप अरब लीग में जितने भी देश हैं उनको देखिएगा तो वहां पर प्राकृतिक संसाधन है। तो यानी जिस भी देश में प्राकृतिक संसाधन, चाहे ऑयल के रूप में हो, गोल्ड के रूप में हो, डायमंड के रूप में हो या फिर यूरेनियम, थोरियम, इनमें से किसी के भी रूप में हो, इनकी संख्या जिस देश में जितनी अधिक होती है वो देश उतना ही अधिक रिच कंट्री कहलाता है, क्योंकि वो देश उसी संसाधनों को निकाल कर फिर एक्सपोर्ट करके वो रुपये अर्न करता है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुश करता है, आगे बढ़ाता है और अपने देश में रह रहे नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। तो किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधन होना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन नहीं है वह देश तरक्की नहीं कर रहा है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है इजराइल, जापान। ये छोटे छोटे देश हैं, इन देशों में प्राकृतिक संसाधन, जापान में तो थोड़ा बहुत, जापान में तो नहीं कह सकते, इजराइल में भी उतना नहीं है,
लेकिन इन दोनों देशों की आबादी भी कम है, प्राकृतिक संसाधन की अनुपलब्धता भी है, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इनके बावजूद भी ये दोनों देश, जापान तो खास करके दुनिया की अभी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि वहां पर उन्होंने मानव को ही संसाधन के रूप में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लाया है। तो आपके पास, किसी भी देश के पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्राकृतिक संसाधन मतलब पिताजी दादाजी के द्वारा कमाया गया बहुत रुपया है, तो आप ऐश कीजिए, आप अमीर हुए। लेकिन वो कब तक करेंगे? वो एक ना एक दिन आपके दादाजी ने जितना भी अर्जित करके रखा है, आपके पिताजी ने जितना अर्जित करके रखा है, वो कभी ना कभी सारा का सारा रुपया क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपको रुपये की आवश्यकता या आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी ही आने वाले समय में। अगर आपको नहीं पड़ती है तो आपके आने वाली पीढ़ी को पड़ेगी। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। तो आप जो पहले से अर्जित है उसको सिर्फ खर्च कर सकते हैं, वो बढ़ेगा नहीं। एक मान लीजिए बहुत बड़े अमाउंट में आपके पास धन है, लेकिन वो आप अगर थोड़ा थोड़ा भी उपयोग कर रहे हैं तो वो समाप्त जरूर होगा। तो दूसरा मैं क्या बता रहा था? मानव। तो अगर आप खुद को ही इस संसाधन के रूप में डेवलप कर लेते हैं तो फिर ये जल्दी समाप्त नहीं होगा। और यही चीज जापान और इजराइल ने किया है। जापान की आबादी भी नग्न है और देशों की तुलना में, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, इन देशों की तुलना में हम कह सकते हैं ना के बराबर उनकी आबादी है। उनके बावजूद भी उन्होंने अपने देश के मानवों को इस प्रकार से संसाधन के रूप में निर्मित किया है कि आज जापान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन के बैठा है। उसी प्रकार से इजराइल है। तो समझ में आया आपको? तो प्राकृतिक संसाधन अगर नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस उस देश के नागरिकों को, जो मानक है वहां का, अगर उनमें अगर सही तरीके से शिक्षा दिया जाए, उनके स्वास्थ्य का जांच किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, अगर वो दक्षता हासिल करता है तो वो आने वाले समय में जिस देश के पास बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है उनको भी वो बीट कर सकता है। ठीक है, तो ये ओरली था, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इसी चीज को मैंने बोर्ड पर भी लिखा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। लेकिन पहले के अगर लोगों से पूछेगा कि किसी भी मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो लोग कहते थे सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, यानी रोटी, वस्त्र और मकान चाहिए। यानी हमें हमारे भूख को मिटाने के लिए हमें भोजन दीजिए, और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र दीजिए, और फिर रहने के लिए एक घर दीजिए। बस इतना ही काफी है। क्योंकि जब तक मनुष्य को अगर भूखा है तो वो किसी भी काम में सही तरीके से रुचि नहीं ले सकता है, या किसी भी काम को सही तरीके से वो समाप्त नहीं कर सकता है, अच्छे से कार्य नहीं कर सकता है। तो किसी भी मनुष्य को अगर आप संसाधन के रूप में यूज करना चाहते हैं, प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवश्यक क्या है? उनकी भूख को मिटाया जाए। अगर वो भूखा रहेगा तो शांत दिमाग से वो आपके काम को समाप्त करेगा। दूसरा क्या चाहिए? अगर आपने उसे रोटी दे दिया है, भोजन दे दिया है, तो अब कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए। क्योंकि हमारा जो खास करके जो हमारा देश भारत है, यहाँ पर हमेशा अलग अलग प्रकार के मौसमें बदलती रहती है, ऋतुएं बदलती रहती है। तो हर एक प्रकार के ऋतुओं में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता है। यह किसी भी देश में आप देख सकते हैं। जब तक हम अपने शरीर को, तन को ढकेंगे नहीं, तो यह सुरक्षित नहीं रह पाएगा मौसम से। ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा? वो है मकान, यानी सुरक्षित रहने के लिए। अब बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, लू बहुत अधिक है, तो उनसे शरीर को सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए हमें एक घर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये पहले का था कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसके साथ में अब ऐड कर दिया गया क्या? स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो समय के साथ इसमें और चीजों को ऐड किया गया है। तो अगर ये सारी चीजें मानवों को मिलती है तो मानव हमारा एक अच्छा संसाधन आप और हम बन सकते हैं। यही चीज है। तो संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु, अगर संसाधन का अत्यधिक अगर उपयोग करना है तो आपको मानव पूंजी को क्या करना पड़ेगा? मजबूत बनाना पड़ेगा, मजबूत होना आवश्यक है। और मानव एक पूंजी के रूप में मजबूत कैसे बन सकता है? जब उनमें आप इन चीजों का निवेश कीजिएगा। रोटी, कपड़ा, वस्त्र, तो रोटी, कपड़ा और
इनके साथ में मकान तो देना ही पड़ेगा, इनके साथ में आपको स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी एक बीमार व्यक्ति अच्छे से किसी भी काम का संपादन नहीं कर सकता है। अगर वो स्वस्थ भी है लेकिन अगर उसके पास शिक्षा नहीं है, अगर उनको उस चीज की जानकारी नहीं है, तो फिर वो भी अच्छे से काम नहीं कर सकता है। तो शिक्षा का होना भी आवश्यक है। उनके बाद मैंने यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया है कि जब किसी भी व्यक्ति में हम किसका निवेश हम करेंगे तो वह एक अच्छा संसाधन बनेगा। तो इनके लिए हमको उनमें शिक्षा तो देना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। प्रशिक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। जब तक अगर मान लीजिए आपको पढ़ने आता है, आप 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, आपके पास अच्छी जानकारी है, लेकिन क्या अच्छी जानकारी है? आपको किसी भी चीज के बारे में थ्योरी आप पढ़े हुए हैं, अगर प्रैक्टिकली जानकारी नहीं दी गई है, अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, तो क्या आप बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं? वो कभी नहीं हो पाएगा। उनके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। आपको अगर घर ही बनाना है तो आपको घर बनाने के लिए आपको पहले नक्शे बनाने की जानकारी होनी चाहिए। हम कहाँ से किसकी शुरुआत करेंगे, नींव कहाँ रखेंगे, कौन सा हमको कमरा कहाँ पर देना है, उनके बारे में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में जाइएगा तो बिना ट्रेनिंग का कुछ भी संभव नहीं है। तो प्रशिक्षण बहुत ही अधिक आवश्यकता है। अगर आप प्रशिक्षण ले लेते हैं, अगर आप दक्षता हासिल कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर आपको उन चीजों की कौशल हो जाती है, तो फिर जाके वह व्यक्ति यानी आप अगर इन सब चीजों को अगर प्राप्त करते हैं, तो फिर आप खुद में सिर्फ खुद की संपत्ति नहीं हुए, तब आप राष्ट्र की संपत्ति हुए। क्योंकि तब जब आप वस्तुओं का उत्पादन कीजिएगा, जब आप वस्तुओं का उनके बाद जब निर्माण कीजिएगा, जब आप बनाइएगा, तो वो पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा, पूरे देश के लिए आवश्यक होगा, तब जाके आप राष्ट्र की संपत्ति बन जाएंगे। यानी आप राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए आवश्यक है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्र की नहीं पूरे विश्व की संपत्ति कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, वो विश्व की संपत्ति थे। आप भारत में ही देखिएगा, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जिस भी चीजों का निर्माण करते हैं या खोज करते हैं, क्या वो खुद के लिए है? नहीं, वो हमारे पूरे देश की संपत्ति बनती है। आज जो हमारे देश में इतनी सारे मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है या ट्रेन या हम जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे देश के लिए होता है। वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। तो राष्ट्र की संपत्ति कोई भी व्यक्ति कैसे बन सकता है? जब तक हम उसमें ये रोटी कपड़ा मकान के साथ में शिक्षा स्वास्थ्य, उनमें हम जब तक प्रशिक्षण नहीं देंगे, जब तक वो दक्षता और कौशल हासिल नहीं करेगा, तब तक वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं बन सकता है। मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या चाहिए? निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो बिल्कुल एक ही बात है। तो उसमें आपको किसी भी मानव में निवेश क्या करना पड़ेगा? तो निवेश करना पड़ेगा आपको भोजन, वस्त्र करना पड़ेगा, आवास करना पड़ेगा, स्वास्थ्य उसका ध्यान में रखना पड़ेगा, शिक्षा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, दक्षता हासिल करेगी, साथ में जब उसमें कौशलता उनमें आ जाएगी, तब जाके जो वस्तुओं का निर्माण करेगा वो हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। अब याद रखना, ऐसा नहीं है कि जिन व्यक्तियों में जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की है या जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, जिन्होंने दक्षता हासिल नहीं किया है, वो संसाधन नहीं है। वो भी संसाधन है, लेकिन वह एक सीमित संसाधन है। जैसे एक किसान या फिर खेतों में काम करने वाला मजदूर, अगर वो किसी के खेतों में काम करता है तो वो सिर्फ खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। लेकिन वहीं अगर एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर अगर ये किसी भी चीजों का निर्माण करता है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों को फायदा पहुंचाता है। तो वो फिर वो राष्ट्र की संपत्ति है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई खेतों में काम करने वाला व्यक्ति वो संसाधन नहीं, वो भी संसाधन है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। हमें खेतों में निराई करनी थी, हमें जुताई करना है, हमें बीज डालना है, हमें सिंचाई करना है, तो वो हमारी आवश्यकताओं की आकर पूर्ति कर रहा है, तो वो हमारे लिए संसाधन है, लेकिन वो सीमित संसाधन के रूप में रह गया है। वहीं पर अगर कोई और इंजीनियर ने मान लीजिए ड्रोन का डेवलप किया है, वो ड्रोन का उन्होंने निर्माण किया, बनाया, अब उनसे वो ड्रोन लाखों व्यक्तियों तक अगर पहुंचाया जाता है तो लाखों व्यक्तियों का मदद कर सकता है वो ड्रोन। लेकिन एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों का, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो लाखों लोगों का मदद किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता है।
आप इसको यूं ही समझ सकते हैं, अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये लाखों बच्चों तक पहुंचेगा, लाखों बच्चों देखेंगे तो इनसे लाखों बच्चों का फायदा होगा। लेकिन अगर कोई आपको घर पर बैठाकर व्यक्तिगत रूप से कुछ समझा रहे हैं, फिर वो सिर्फ आप समझेंगे, आपको फायदा हो, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, सिर्फ पर्सनल आपका। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप जैसे कई सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ठीक है, बाकी नीचे में मैंने वही चीज मेंशन किया है कि जब आप कक्षा 10 में जाएंगे तो वहां पर आप क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे संसाधन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो इनसे आगे वाले वीडियो में, ये तो बस मैंने एक आपको मानव और संसाधन के बारे में मुझे लगा कि एक बार आपको समझ में आनी चाहिए, एक बेसिक तो होना ही चाहिए ना आपके पास बेसिक जानकारी कि एक्चुअल में मानव और संसाधन ये है क्या, क्यों जरूरी है और किसी भी देश में क्या है। तो उसी के लिए बस ये था। अगर कहीं पर भी लग रहा है कि सर ये चीज तो थोड़ा सा पता नहीं समझ में आ रहा है, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल याद रखिए हर एक चीज अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं कि हर एक चीज मेरे एग्जाम में आना चाहिए, क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है वो एकदम हूबहू लगना चाहिए, तो वो थोड़ा सा फिर दिक्कत है। आपको ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो रट कर आप एग्जाम हॉल तक जाएंगे वो कुछ ही समय तक रह पाएगा, या एग्जाम के बाद कुछ महीनों तक रह पाएगा, ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। आपको समझना पड़ेगा किसी भी टॉपिक को। जब आप समझेंगे तो बिल्कुल आप लंबे समय तक या किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और लंबे समय तक आपके मेमोरी में भी रहेगा। तो हम जो पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें आपको हम समझाएंगे कि हमने इसमें मानव को संसाधन के रूप में देखा, उसमें बस वो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, उसमें फिर मैं आपको भौतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है मैं वो आपको समझाऊंगा। जब वो समझाऊंगा तो वो ये वाली चीजें फिर आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने समझाने का प्रयास किया ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः बोर्ड से साइड में आ जाता हूं, वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि ये सारा के सारा आपको एग्जाम में फंसेगा, लेकिन ठीक है, टॉपिक बढ़िया है, एक बार पढ़िएगा तो बहुत चीजें आपको इसके इर्द गिर्द घूमनी शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाया कीजिए, जो भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का आपके मोबाइल में अगर आप यूज नहीं करते अच्छी बात है, लेकिन अगर फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसा कुछ भी है आपके मोबाइल में तो ऐसे वीडियो के लिंक को बिल्कुल शेयर करना चाहिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे इसका। इसमें आपका अगर सहभागी बनते हैं, अगर आपके शेयर करने से किसी को अगर कंटेंट मिलता है, उन्हें अच्छा समझ में आता है, तो वो भी फिर आपको इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा, वो आपका हमेशा धन्यवाद आपको देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद।